दोस्तों कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम हिंदी ग्रामर का एक नया पार्ट लेकर के आए हैं वीडियो वर्ण विचार पे। और इससे पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय सभी पे, समास सभी पे वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर को देखिए। यकीन मानिए ऐसा ग्रामर आपको रेयर केस में कहीं नहीं मिलेगा। तो अब आप चलिए इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ बिना बात किए हुए। देखिए इस चीज़ को। देखिए पहला है वर्ण विचार। आज हम लोग वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। तो वर्ण विचार पे चर्चा करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आता होगा, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। जैसे आपने सामान्य तौर पर सुना होगा कि ध्वनि और वर्ण, ये ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। तो देखिए ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी वर्ण को मुख से उच्चारित करते हैं ना, अगर मुख से बोलते हैं तो वो ध्वनि है, लेकिन अगर उसी वर्ण को अगर लिखते हैं तो वर्ण है। जैसे अ है, आ है, ई है आदि जब मनुष्य के वागिंद्रिया या अर्थात मुख द्वारा व्यक्त होता है तब ये ध्वनि कहलाता है। यानी कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप हुआ। लेकिन अगर ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, अगर उस ध्वनि को अगर हम लिख दे, जैसे अ आ क ख को अगर लिख दे तो वर्ण है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो ये दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। वर्ण के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं, लेकिन ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ क ख इत्यादि को जब आप मुख से बोलिएगा तो ध्वनि है, लेकिन अगर उसी ध्वनि को आप लिख देते हैं, जैसे अ आ क ख को अगर आप कॉपी में लिख दिए तो क्या है, वर्ण है। यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और ध्वनि को वर्ण चिन्ह भी कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप जानते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, क्योंकि वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। सार्थक मेल को शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, वर्ण है। ठीक ना। अब देखिए वर्ण की परिभाषा, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब वर्ण को आप उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ आ ई क ख च आदि। देखिए जैसे पानी एक शब्द है। अगर एग्जाम में आप देखे होंगे, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन सब। जैसे पानी एक शब्द है, लेकिन पानी में कितना वर्ण है। तो देखिए पानी प एक व्यंजन वर्ण है, और किसी भी व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है वो स्वर वर्ण के मिलने से होता है। जैसे प में आधा प और जोड़ अ मिल करके प बना। क है तो आधा क और अ मिल करके क बना। तो देखिए जैसे पानी है तो आधा प आ है तो आधा प और जोड़ आ मिल करके पा बना। नी है तो आधा न और दीर्घी मिल करके नी बना। तो पानी में कुल कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण। 1 2 3 4। कमल है तो आधा क और अ मिल करके क बना। आधा म और अ मिल करके म बना। आधा ल और अ मिल करके ल बना। तो कमल हुआ। कमल में 6 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि व्यंजन वर्ण है तो इसके हर व्यंजन वर्ण के अंत में स्वर वर्ण अ छुपा होता है। राम है तो आधा र और आ मिल करके रा बना। म है तो आधा म और अ मिल करके अ बना। तो राम में कुल कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण। अब आप देखिए वर्णमाला। आपने पढ़ा होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह को, या वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। अब बहुत भली भांति पढ़े होंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो 52 वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। ये 3 को क्वेश्चन आप ध्यान में दे दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। स्वर वर्ण कितना है, तो 11 है। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। जैसे स्वर वर्ण 11 है तो कौन कौन है, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ। ये हमारा 11 स्वर वर्ण है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब आप हमसे पूछिएगा सर इससे आगे अंग और अह क्यों नहीं हुआ।
अंग को बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। ये दोनों अयुग्वाह वर्ण है। तो स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 है। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। औ तक आता है स्वर वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या 33 है, तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या 33 है, तो 33 में देखिएगा पहले स्पर्श व्यंजन को जान लीजिए। जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी, तो आप बोलिएगा 33, लेकिन पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25। 25 स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक के व्यंजन वर्ण को ही क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, जिसकी कुल संख्या कितनी है, 25। जैसे कवर्ग में क ख ग घ अंग जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। चवर्ग में च छ ज झ या जिसका उच्चारण स्थान तालु है। टवर्ग में ट ठ ड ढ न जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तवर्ग में त थ द ध न जिसका उच्चारण स्थान दंत है। पवर्ग को आप बोलिए प फ ब भ म जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक आप अगर गिनिए, सब में 5-5 गो है, तो 50-25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25। अगर कोई आदमी आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन क्या है, आप डायरेक्ट बोलिएगा कि कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक के व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप देखिए अंतः अस्त व्यंजन की संख्या 4 है। आपने पढ़ा होगा य र ल व, ये हिंदी में 4 अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है, 4। 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है। य र ल व, ये अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 है। तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। देखिए जो अंतःस्थ व्यंजन है ना, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। तो आप ध्यान दीजिएगा य जो है, जो एक अर्ध स्वर भी है, क्यों, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य र ल व। और ऊष्म व्यंजन जो है 4 है, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। देखिए अब आगे है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी 4 है। संयुक्त व्यंजन किन व्यंजन को कहते हैं, जानते हैं आप? संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन को बोलते हैं जिस व्यंजन को 2 गो व्यंजन मिल करके अगर कोई नया व्यंजन बनेगा तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है, 4। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो छ कैसे बनेगा, आधा क और मूर्धनी स के मिलने से छ बना। त्र कैसे है, आधा त और र के मिलने से त्र बना। ज्ञ कैसे होता, आधा ज और य के मिलने से ज्ञ बना। और श्र कैसे है, तो आधा तालाब्य श और र के मिलने से स्र बना। अब आप देखिए अयुग्वाह वर्ण। अयुग्वाह वर्ण भी 2 होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक अनुस्वार और विसर्ग। जैसे हम आपको अनुस्वार को अंग बोलते हैं और विसर्ग को अह बोलते हैं, तो ये दोनों क्या है, अयुग्वाह वर्ण। तो हिंदी में पूछेगा अयुग्वाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो 2 है, एक अनुस्वार अंग और एक विसर्ग अह। आगे देखिए द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है। जैसे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन में एक होता है र, और ये आपको आ गया ढ। ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोलते जानते हो? इसका दोनों तरीका से इस्तेमाल हो सकता है, इस दोनों का भी। जैसे अगर ड बनाओ तो ड ग र डगर, ठीक ना, ड ग र डगर, ड लिया डलिया हो गया, डगर और डलिया। लेकिन अगर इसको तुम ऐसे लिख दो स र क शरक, ठीक ना, सड़क पर से लिख दो कपरा कपड़ा। अब देखो यहाँ पर ड है, लेकिन अगर ड के नीचे में बूंदा दे दिया तो ये बड़ी र हो गया, र सड़क। यहाँ पर इसी ड में नीचे बूंदे से सड़क और ऊपर में ड से डगर। तो यहाँ पर ड है, लेकिन अगर नीचे में बूंदा दे दिया तो ये र हो गया, इसका उच्चारण स्थान सड़क। यहाँ पर डलिया है, लेकिन नीचे में बूंदा दे दिया तो र हो गया कपड़ा। तो देखो इस ड का दोनों तरीका से इस्तेमाल हो गया, तो द्विगुण व्यंजन है। अब जैसे मान लो कि ढ है, तो ढोलक भी लिख सकते हो ढ को, ढोलक है ना। तो ढोलक, और अगर पढ़ाई अगर नीचे में, तो ढ और र दोनों तरीका से, तो द्विगुण व्यंजन है। अब आप देखिए हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है। कैसे कुल 52 वर्ण है, मैं आपको जोड़ करके बताता हूँ कि कैसे कुल 52 वर्ण है। हिंदी व्याकरण में कैसे कुल 52 वर्ण है मैं बता रहा हूँ। 11 तो स्वर वर्ण हो गया, चलो, और 25 को स्पर्श व्यंजन थे। 11-25 कितना हो गया, 36। और अंतःस्थ व्यंजन 4 गो, तो 36-4 40। उष्म व्यंजन 4 गो, तो 40-4 44। 40-4 44 हो गया उष्म व्यंजन में। और देखो संयुक्त व्यंजन हो गया 4 गो, तो 44-4 48। और अयुग्वाह वर्ण 2 गो हो गया, तो 48-2 50। और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कै गो हो गया,
दू को, तो 50 और 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में समझ में आया कैसे 52 वर्ण है। ये वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट भी लेकर के आऊँगा।